तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी सरकार के कामकाज का जो आकलन है उसको करने का सही तरीका क्या होता है। हम ये कैसे जानेंगे कि सरकार ने, जिसे हमने आज से 5 वर्ष पहले चुना था, उन्होंने अपने काम को पूरी तरीके से अंजाम दिया या नहीं दिया, या ये ऐसी सरकार है जिसे हमें दोबारा चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, या हमें या विकल्प के तौर पर हमें दूसरी सरकार को चुनना चाहिए। हम इसी बारे में बात कर रहे थे और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सरकार को चुनने का सबसे सही तरीका क्या होता है, किन मुद्दों पे हमें सरकार को वोट देना है और किन मुद्दों पे हमें सरकार को वोट नहीं देना है। और मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में आपको कि जब एक पार्टी चुनाव लड़ने मैदान में उतरती है तो उससे पहले वो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है और उस मैनिफेस्टो में वो जनता से सब वादे करती है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो जनता के लिए कौन कौन से काम करेगी। और मैंने ये भी बताया था कि जब भी सरकार सत्ता में आती है तो क्या अगले 5 सालों में ये सरकार वही काम करती है जो अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई थी, या वो आपको मैनिफेस्टो से भटका देती है। तो चलिए इसका ये दूसरा पार्ट शुरू करते हैं और इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकार के कामकाज का आकलन करने के जो 8 तरीके हैं, जिनमें से 3 टॉपिक जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाए हैं, उसके अतिरिक्त जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं और हमें किस तरीके से उनका एनालिसिस करना चाहिए। आप एक आम आदमी होने के नाते भी उनका कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप राजनीति के विशेषज्ञ हों। आप एक आम आदमी, चाहे आप कितना भी छोटे से छोटा काम करते हो या बड़े से बड़ा काम करते हो, आप सरकार के काम काज का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं, वो भी जिस शहर में आप बैठे हों उसी शहर में बैठे बैठे, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप टैक्स सेवी नहीं हैं, मतलब आपको गूगल और इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं आता हो, तो भी आप सरकार के कामकाज का आकलन कैसे कर सकते हैं, मैं ये सारी चीज़ें आपको अब इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब अपन देखते हैं बाकी के 5 पॉइंट कौन से थे। अब किसी भी सरकार ने अपने पिछले 5 सालों में काम किया या नहीं किया, इसे परखने के लिए सिर्फ 8 पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। और वो 8 पॉइंट कौन कौन से हैं? बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन और महंगाई। अब सिर्फ इन चीज़ों पे आप नज़र रखिए। अगर सरकार ने पिछले 5 वर्षों में इन 8 पॉइंट्स में से किसी में सुधार किया है तो आप मानिए कि सरकार ने काम किया है। और अगर इन पॉइंट के अलावा अगर सरकार आपका ध्यान किसी अन्य मुद्दों पे लेके जाती है और आपको दिन भर उन्हीं मुद्दों में उलझाए रखा जाता है, तो समझ लीजिए सरकार काम नहीं कर रही है और आपका सिर्फ ध्यान भटका रही है। अब ये 8 पॉइंट क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझिए। देखिए, सरकार और जनता के बीच में जो एक बॉन्ड जुड़ा होता है, जिसे आप कह सकते हैं एक लिंक, वो जुड़ा होता है एक टैक्स पेयर के तौर पे। हम सरकार को टैक्स पे करते हैं इसलिए कि सरकार हमारे टैक्स के दिए गए पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करे, जनता के लिए काम करे। सरकार कभी अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखती कि हमें आप सत्ता में लेकर आइए, हम जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे। सरकार के मैनिफेस्टो में कभी नहीं लिखा होता, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम विदेशी शस्त्रों का भंडार अपने देश में लेकर आएंगे। ये कभी नहीं लिखती है। दूसरी बात, सरकार ने अगर बात करी है काले धन को वापस लाने की, तो काले धन को वापस लाने का तरीका सरकार ने कभी डिक्लेयर नहीं किया। काला धन हमेशा से क्या माना जाता रहा है, आप ये भी इस बात को जानते हैं कि स्विस बैंक में जमा वो पैसा जो भारतीयों का है और हमने विदेशी बैंकों में जमा कर रखा, उसे लाने की बात चल रही थी। यानी वो काला धन जो कि गलत तरीके से इस देश के बाहर ले जाया जा चुका है, उसे देश में लाया जाएगा, उसे हम कहते हैं काला धन। तो क्या सरकार ने काले धन को लाने के लिए ये कोई ऐसा तरीका अपनाया? क्या स्विस बैंक से हमारा पैसा कोई वापस आया, या इतने सालों में आपने ऐसी कोई भी बातचीत सुनी जो भारत सरकार स्विस बैंक या बाहरी विदेशी बैंकों से कर रही है ये जानने के लिए कि हमारा काला धन वापस कब और कैसे लाया जाए? बीच में कई बार इस तरह की बातें उठती हैं कि हमारी जो सरकार है उन्होंने इतने लोगों की सूची निकाल ली है जिनका विदेशों में पैसा जमा है, लेकिन उसके बाद वो खबरें गायब सी हो जाती हैं। कुछ समय वो लगातार चलती हैं और उसके बाद एकदम गायब हो जाती हैं और हमें पता नहीं पड़ता कि उनको जो कंक्लूड किस तरीके से किया गया, उसके नतीजे क्या, उसके परिणाम क्या रहे। तो ध्यान रखिए, सरकार के कामकाज को आप एक नागरिक के तौर पर देखिए। हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हर इंसान एक विश्लेषक के तौर पे ये देखना चाहता है कि सरकार क्या काम कर रही है। और एक बात ध्यान रखिए, हमेशा विश्लेषक बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें जितना ज़्यादा विश्लेषण हम एक नागरिक के तौर पे करेंगे, वो ज़्यादा हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों से परखिए। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि आप अपने एरिया के सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों का मुआयना करिए और पता करिए कि उनमें पिछले 5 सालों में क्या सुधार हुआ। और मैं जानता हूँ
कि यकीन मानिए अगर आप जाएंगे तो देखेंगे पिछले 5 सालों में उन सरकारी अस्पतालों में ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ जिसे कहा जा सके कि हाँ ये सरकार के पिछले 5 साल के कामों का नतीजा है। तो इसी तरीके से सरकारी स्कूलों की बात करिए। दूसरा, हम सरकार को क्यों लेकर आते हैं? हम चाहते हैं कि महंगाई में थोड़ी सी कमी हो। महंगाई जो जिस तेज़ी से बढ़ रही है, और अगर महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो जाहिर सी बात है ये चीज़ हर इंसान पे असर डालती है। तो ये जो 8 पॉइंट हैं, अब उन्हें आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक समझिए। जैसे 3 पॉइंट मैंने आपको समझाया था, अब हम उसमें बात करते हैं बिजली, सड़क और पानी। बिजली, सड़क और पानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके घर पे आरओ लगा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सरकार आपको पीने लायक पानी मुहैया नहीं करवा रही, क्योंकि हम आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हमने एक तरीके से पानी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। क्योंकि हर बार हमें पानी, स्वच्छ पानी पीने के लिए हमें एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाई मशीन का उपयोग करना पड़ रहा है, जो कि हम काफ़ी बड़ी रकम देके खरीदते हैं। जो भी यूवी फिल्टर वाली आरओ मशीन्स होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ये बात आप भी जानते हैं। और उनका मेंटेनेंस भी हर 6 महीने में उनका फ़िल्टर बदलो, और दुनिया भर की जो मेंटेनेंस होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और हमें स्वच्छ पानी पीने के लिए इतनी बड़ी रकम देनी पड़ रही है, तो फिर सरकार हमसे पानी का टैक्स क्यों लेती है? पहली चीज़। अब हम बात करते हैं सड़क की। सड़क के मामले में आप ये देखिए कि आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ क्या सड़कें बिल्कुल पर्याप्त तरीके से बनी हुई हैं, सही तरीके से बनी हुई हैं? क्या वो इंजीनियरिंग तरीके से डिज़ाइन की गई हैं? हमारे सड़कें जो बनती हैं, आप नोटिस करिएगा, वो ठेकेदारों द्वारा बनाई जाती हैं, जो जिन पे कभी भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता कि कितने एंगल का हमें उसमें कर्व देना है अगर कोई गाड़ी टर्न लेती है तो। वो तभी फ्लैट जैसी बनी होती है, जबकि कभी भी सड़क के निर्माण के लिए एक टेक्निकल जो पद्धति होता है उसका सहारा लिया जाता है, जिसमें आमतौर पे जो बेहतरीन सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो बताते हैं कि सड़क किस तरीके से बनाई जाए, कहाँ पे उसके ड्रेनेज होंगे। आप देखते होंगे हमारे देश में जब भी सड़कें बनती हैं तो ड्रेनेज का ख्याल नहीं रखा जाता। बारिश में हम सब परेशान होते रहते हैं, सड़कों पे इतना पानी भर जाता है। क्या आपको लगता है ये सामान्य सी बात है? ये सामान्य सी बात नहीं है, ये सरकार की लापरवाही है, और जो ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनका निकम्मापन है, जो वो इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक सामान्य सी बात है, जनता हमारे जो देश की है वो इन सब चीज़ों की आदी है, तो होने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरीके से देखिए, कभी सड़कों का सही तरीके से निर्माण नहीं कराया जाता। तो अब हम बात करते हैं बिजली की। बिजली में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बिजली जो होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी आपके शहर में पर यूनिट कितनी आ रही है, पर यूनिट उसकी प्राइस क्या है, और वो क्या आपको 24 घंटे अवेलेबल है? आपके कितने शहर ऐसे हैं जहाँ पे ज़रा सा मौसम बिगड़ा नहीं, बारिश शुरू नहीं हुई और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है? इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। और क्या आप कभी इस चीज़ पे सरकार से सवाल पूछते हैं कि आप अभी तक ऐसे ग्रिड क्यों नहीं बना पाए, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम क्यों नहीं बना पाए जो बारिश में टिक सके? बारिश होते ही कई शहरों में बिजली चली जाती है, ये आप जानते हैं इसको अच्छे से। तो क्या है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सरकार से कभी सवाल नहीं पूछते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, बिजली, सड़क और पानी, इन चीज़ों को मैं बहुत वास्ट स्केल पे अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में समझाऊंगा कि ये, और अगर हम विस्तार से समझें तो ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और इनके हमारे समाज पे और हर एक आम नागरिक पे इसका कितना सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अभी हमने 3 पॉइंट समझे। पहले वीडियो में वो था आपका स्कूल, सरकारी अस्पताल और सुरक्षा। अभी हमने ये 3 पॉइंट जाने, बिजली, सड़क और पानी। अब बचते हैं हमारे पास 2 और पॉइंट, जिसके बारे में मैंने बात करी, ट्रांसपोर्टेशन और महंगाई। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है आप जिस शहर में भी रहते हैं, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप आर्थिक तौर पे बिल्कुल सक्षम नहीं है कि आपके पास स्कूटर भी नहीं है। अब आप एक बताइए, आप अगर एक कामकाजी व्यक्ति हैं जो बहुत छोटे स्तर पे काम करते हैं, आप लेबर हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, कि आपके पास सरकार द्वारा बनाया हुआ ऐसी कोई सुविधा है जिससे आप शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत कम कीमत में जा सकें? आपके शहर में ये बताइए, सरकार द्वारा बनाए गए कैसे कितने ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं जो आपको पूरे शहर में भ्रमण के लिए आपके उपयोग में आ सकें और आप बहुत एक न्यूनतम किराए देके इस शहर में आवागमन कर सकें? और अगर सरकार द्वारा बनाई गई ये सुविधाएं नहीं है, तो आप ये बताइए फिर सरकार किस लिए है? हमने सरकार को क्यों चुना हुआ है? जब सरकार एक आम इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रही है, तो सरकार का जो चुनाव है वो किस तरीके से होना चाहिए, हमें दोबारा इस बारे में सोचना पड़ेगा। महंगाई के बारे में सभी जानते हैं, महंगाई किस तरीके से कंट्रोल होती है। आप जानते हैं जब भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाते हैं, हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि जो भी सामान का आयात और निर्यात है वो महंगा हो जाता है, काफ़ी महंगा हो जाता है। एक शहर से दूसरे शहर लाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना, वो काफ़ी महंगा होता है और उस वजह से हमारी सभी चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है।
तो देखिए, ध्यान रखिए, जब भी सरकार आपको इन 8 मुद्दों के अलावा कई और मुद्दे दिखाती है और उससे आप प्रभावित भी हो जाते हैं और सरकार को वोट देने चले जाते हैं, तो आप सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछा करिए कि जब ये सरकार चुनाव के लिए आई थी, यानी जब ये जीती नहीं थी, सत्ता में नहीं आई थी, उससे पहले हमने सरकार को चुना क्यों था। उदाहरण के तौर पर आप मोदी जी का जिक्र लीजिए। 2014 के चुनाव से पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए कि 2014 के चुनाव से पहले आपने मोदी जी को वोट क्यों दिया था। क्या तब आपको मालूम था कि मोदी जी आके सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं? क्या आपको ये बात मालूम थी कि मोदी जी आएंगे तो नोटबंदी होगी? या आपको ये बात मालूम थी कि मोदी जी जीएसटी लेकर आएंगे, नई जीएसटी लेकर आएंगे? ये सारी चीज़ें लेकर आना, ये सरकार के आंतरिक मसले होते हैं। इनकी दम पे सरकार वोट नहीं मांग सकती। सरकार जनता से सिर्फ तब वोट्स मांग सकती है जब वो सरकार अपने मैनिफेस्टो में दिए गए सभी जो वादे हैं जनता से पूरे करती है। आपने मैनिफेस्टो में जो लिखा वो पूरा नहीं किया और आप बाकी चीज़ें दिखा करके आप वोट मांगना चाह रहे हैं। तो आप थोड़ा खुद सोचिएगा इस बारे में कि क्या आपको लगता है कि सरकार को हम उन चीज़ों पे वोट दें जो कभी उनके मैनिफेस्टो में नहीं रही, और वो चीज़ें जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखी थी वो कभी पूरी नहीं की गई। देखिए, कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीजेपी का 2014 का मैनिफेस्टो डाल दूँगा, लिंक डाल दूँगा। आप उसमें जाके बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा, हिंदी में होगा, और आप पूरी तरीके से उसको विस्तार से पढ़िएगा और ये बताइएगा कि उस मैनिफेस्टो में लिखी हुई जो बातें हैं, जिन वादों को लेकर के 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, उन वादों में से सरकार ने कितने वादे पूरे कर दिए। ठीक है, अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इनका और बारीकी से विश्लेषण करता चला जाऊंगा, और चूंकि ये अभी शुरुआती वीडियोस हैं तो मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाता चला जा रहा हूँ, और उसके बाद इनका डीपली एनालिसिस कैसे होता है मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन आप इस चीज़ के बारे में सोचिएगा, आपको क्या लगता है कि हमें सरकार को किस लिए वोट देना चाहिए? क्या ये 8 पॉइंट मायने रखते हैं या नहीं मायने रखते हैं एज ए नागरिक के तौर पर, अगर हम सोचें अपने हित और देश हित के बारे में? क्योंकि हमारे देश में एक नई चीज़ और जनता को बताई जाती है कि देश का हित ही आपका हित है। मुझे एक चीज़ कभी नहीं समझ में आई कि देश का हित हमारा हित है या हमारा हित देश का हित है। मैं इस चीज़ को लेकर हमेशा परेशान रहता हूँ। एक देश हम नागरिकों से मिलके बना, या देश पत्थर ज़मीन इन चीज़ों का बना हुआ देश तो नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर हम खुश नहीं है या हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है जो एक नागरिक के तौर पर हमें होनी चाहिए, और हमें कहा जा रहा है कि नहीं देश विकास कर रहा है, तो ये सवाल आपके मन में नहीं आता कि आपके पास अगर बेसिक ज़रूरतें नहीं है तो देश का कौन सा हिस्सा विकास कर रहा है, या उस विकास से आपको क्या मिल रहा है? तो नागरिक के तौर पर सोचिए। और हमारे देश में नागरिकों को भावनात्मक तौर पर किस तरीके से मुद्दों से भटकाया जा रहा है, मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, और जो भी व्यक्ति अगर मेरे बात से सहमत हो या असहमत हो, मैं आपके दोनों का ही जवाब दूंगा। और अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी शिकायत हो मुझे लिख के भेजिए। अगर मेरे विचारों से सहमत हो या नहीं सहमत हो, मैं अगली वीडियो में उन चीज़ों को भी कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।